नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो दोस्तों, लोन प्रोसेस की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक जो लोन प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, जो 10-11 स्टेज है, उसमें मैं 5th स्टेज पे था, प्रिपरेशन बिफोर अप्लाइंग पे। और इसी के बारे में हम आगे बात भी कर रहे थे। बट इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पिछले की वीडियो है और जो प्लेलिस्ट है, वो आप पहले से देख लें पूरी। उसके बाद ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी आपको। उसके लिंक आपको आई बटन पे है एंड डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जो प्रिपरेशन स्टेज में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो एक इंक्रीज द ट्रांजेक्शन इन योर बैंक अकाउंट। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन में किया था बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जो एक कॉर्पोरेट्स के लिए क्या होने चाहिए और इंडिविजुअल्स के लिए क्या होने चाहिए। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ये अलग अलग होगी रिटेल्स और कॉर्पोरेट्स के लिए। अब रिटेल लोन्स क्या होती है, पुरानी वीडियो देखो, और कॉर्पोरेट लोन क्या होती है उसके लिए भी पुरानी वीडियो देखो। चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब जरूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें रिटेल के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए अलग अलग होंगे। मैं रिटेल लोन्स का पहले आपको बताता हूँ। देखिए, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, जो केवाईसी, इनकम प्रूफ, फोटो, ये प्रीवियस वीडियो में मैं बता रखा हूँ। उसकी भी जो लिंक है वो आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन दोनों में होगी। अब रिटेल लोन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बता दूं। एक सिंपल सा जो इंडिविजुअल को आप लोन देते हैं, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन वगैरह वगैरह। तो अब रिटेल लोन्स के लिए नीड बेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होगी, तो मैंने यहाँ बाइफरकेशन कर रखी है। इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे कि पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। आपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसी के बेसिस पे आपका पर्सनल लोन सैंक्शन हो जाएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे कि आप पर्सनल लोन में से, मान लीजिए आपने बोला कि मैं एक घर ही परचेज करूंगा, तो उस घड़ी का कोटेशन मांग सकते हैं, या फिर आपसे एक डिक्लेरेशन मांग सकते हैं कि आप इस लोन को स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे। अब भैया ये टेक्निकल वर्ड स्पेकुलेटिव पर्पस क्या हुआ, तो जैसे एक सिंपल सा लेमन के लैंग्वेज में समझाता हूँ, सट्टेबाजी का बिजनेस। जैसे आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, अदर देन इन्वेस्टमेंट जो इंट्रा ट्रेड वाले करते हैं, जो डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं, जो एक बार शेयर खरीदे, एक साल होल्ड किया, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, वो सट्टा का बिजनेस नहीं है। सट्टा का बिजनेस क्या है, जैसे आज हमने कोई शेयर परचेज किया, आज ही बेचा, या लॉटरी का बिजनेस। इस तरीके का वो डिक्लेरेशन आपसे ले सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि आप इस जो पर्सनल लोन है इसको रियल एस्टेट बिजनेस में ना लगाएंगे। देखिए, तो अलग अलग चीजें, रियल एस्टेट में लगाना और रियल एस्टेट बिजनेस में लगाना। रियल एस्टेट में लगाने मतलब आप कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जैसे आप कोई शॉप परचेज कर रहे हैं, घर परचेज कर रहे हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट। बट जब हम बोलते हैं रियल एस्टेट बिजनेस, मतलब आप बिल्डर हैं और पर्सनल लेके बिल्डिंग बना रहे हैं, जो कि हाइपोथेटिकली बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि पर्सनल लोन बहुत कम अमाउंट का होता है। आपकी मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा ये जाएंगे तो 10 से 15, 20 लाख, 25 लाख यही तक रहेगी पर्सनल लोन, और इससे आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी कर लोगे। हाँ, आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हो, तो वो आप इससे एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए आप यूज नहीं करोगे। अब चलते हैं मॉर्गेज लोन की तरफ। अब मॉर्गेज लोन में जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके अलावा क्या लगेगा, टाइटल डीड। तो मान लीजिए मॉर्गेज लोन का मतलब क्या हुआ, आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले रहे हैं। तो अब जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना भाई। वो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो सबसे पहला उसके टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स मतलब आपकी सेल एग्रीमेंट होगी, वो चीज। उसके बाद चेन डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ कुछ बैंक 30 इयर्स की चेन मांगती, कुछ कुछ बैंक 12 इयर्स की मांगती, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए सेफ्टी पर्पस के लिए तो 30 साल की चेन डॉक्यूमेंट्स। अब चेन डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ, अब मान लो कि एक लैंड है दिल्ली में, एक निर्माण विहार में। अब उस लैंड के ओनर थे मिस्टर ए 1985 में। अब 1997 में उन्होंने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया 2000 में, सी ने
डी को सेल किया 2002 में। डी ने अब उस पे कंस्ट्रक्शन किया, उसकी मैप अप्रूव करवाई 2005 में, उस पे कंस्ट्रक्शन किया था और अल्टीमेटली 2020 में वो मेरे पास आ गई। तो मेरे लिए चेन डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? अगर मैं 30 इयर्स पीछे जाऊं आज से, तो आज से 30 इयर्स 2020 चल रहा है ये, तो आज से 30 इयर्स पीछे हो जाएगा 1990। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं 1985 के डॉक्यूमेंट्स लूं, तो मैं कहां से ले सकता हूँ? सी से ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बी तक तो आपका 1990 से पहले तक डील हो चुका है, सी के चेंज शुरू हो जाते हैं। तो हम सी से लेके अब तक के जितने भी एग्रीमेंट हुए होंगे या फिर हमें जो परमिशन मिली हुई कंस्ट्रक्शन की या मैप अप्रूव होगी, वो सारी डॉक्यूमेंट्स चेन डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। अब आप बोलोगे इसके ओरिजिनल कहाँ से होंगे? कोई जरूरत नहीं ओरिजिनल, आप जेरोक्स तो दे दो अगर ओरिजिनल नहीं है तो, और अगर ओरिजिनल है तो उसको भी अपने पास ही रखना है, बैंक के पास फर्स्ट दृष्टया आपको जेरोक्स लेके जानी है। अब मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा बैंक करती क्या है इस टाइटल डीड का। वो इससे लीगल रिपोर्ट निकलवाती है अपने इम्पैनल्ड लॉयर से, मतलब आपकी प्रॉपर्टी सच में अच्छी है, मॉर्गेजेबल है कि नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये वो वेरीफाई करवाती है वकील साहब से। वकील साहब क्या करते हैं, वो वेरीफाई करने के बाद सब रजिस्ट्रार को ऑफिस में जाते हैं, वहां चेक करते हैं हर चीज। वो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई मैप है तो वो ले लीजिए। लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर टेलीफोन बिल है, ये सारी चीजें अगर हैं तो वो ले लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट है वो आप ले सकते हैं। और अदर डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द बैंक, आप इतनी चीज लेके जाएंगे तो बैंक वाले अगर उनको और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो और मांग लेंगे। तो ये चीजें चाहिए मॉर्गेज लोन के लिए एक्स्ट्रा, अदर देन बेसिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हाउसिंग लोन में क्या, यही सारी चीजें तो हाउसिंग लोन के लिए भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मॉर्गेज और हाउसिंग में? हाउसिंग में हमेशा आप एक नया घर खरीद रहे होते हो या आप टेक ओवर करवा रहे होते हो हाउसिंग लोन का। तो अगर आप टेक ओवर करवा रहे हैं हाउसिंग लोन का तो यही डॉक्यूमेंट चाहिए जो मॉर्गेज के लिए रिक्वायर्ड होगी। और अगर आप हाउसिंग लोन नया ले रहे हैं तो इसके साथ साथ अग्रीमेंट टू सेल या बिल्डर्स के एग्रीमेंट जो भी होंगे वो चाहिए होंगे। अब आप बोलोगे कि डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास होंगे नहीं, टेक ओवर के केस में वो तो होंगे बैंक के पास। मैं तो अभी बोला अगर आपको जेरोक्स नहीं चाहिए, मैं सारी प्रोसेस आगे बताऊंगा कि रिटेल लोन्स में बैंक किस तरीके से टेक ओवर करती है, बैंक का क्या प्रोसेस होता है और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। बट अभी फिलहाल के लिए इतना सा आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए आपको क्या क्या चाहिए। फर्दर कार लोन के लिए आपको क्या चाहिए? कार लोन के लिए अदर देन बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए परफॉर्मा इनवॉइस कार की और एडवांस पेमेंट की रिसीट। अब जैसे मान लीजिए मुझे एक मर्सिडीज कार लेनी है, अब वो मर्सिडीज कार 50 लाख की आएगी। अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए मैंने एक मर्सिडीज की जो शोरूम है दिल्ली नारायणा में, वहां से मैंने एक मर्सिडीज की शोरूम से परफॉर्मा इनवॉइस बना लिया अपने नाम से और क्या किया बैंक में जाके वो दे दिया। अब वो 50 लाख की ऑन रोड प्राइस दिख रही है, बट उसको जब मैं परफॉर्मा इनवॉइस बनाने गया तो बुक किया, उनको मैं 2 लाख रुपए दे के आया, तो वो जो 2 लाख की एडवांस पेमेंट की रिसीट है वो भी मैं साथ में लगाऊंगा। ठीक है। अब एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन भी रिटेल लोन्स में आता है। अब इसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले एजुकेशन लोन के लिए एजुकेशन क्रेडेंशियल चाहिए 10th ऑनवर्ड। मतलब क्या हुआ, 10वीं की मार्कशीट, 11वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब मान लीजिए आपने आईआईटी क्वालिफाई करा है 11th के बाद, ठीक है, तो आईआईटी में जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है वो दीजिए। मान लीजिए कि आपने एमबीए आपने किया है, आप आईआईएम अहमदाबाद में आपका एडमिशन होने वाला है, तो जो आपने जो एक एमबीए के जो कैट एग्जाम होती है उसकी आप रिजल्ट दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगेंगी। इसके साथ ही लगती है ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर। अब मेरा एडमिशन अगर आईआईएम कलकत्ता में हो रहा है तो आईआईएम कलकत्ता का अगर मेरे पास ऑफर लेटर होगा या एडमिशन लेटर होगा अगर मैं एडमिशन ले चुका हूँ तो। इसके साथ ही एडमिशन लेटर के साथ ही एक चीज आती है फी स्ट्रक्चर।
क्योंकि किससे डिसाइड होगा कि आपको कितनी लोन चाहिए, वो तो फी से डिसाइड होगी कितनी फी आपकी कॉलेज आपसे चार्ज करेगी, तो वो फी स्ट्रक्चर भी उसमें चाहिए। एजुकेशन लोन में डिसबर्समेंट आपको कैसे होती है, वो आपको जब जब जितनी जितनी फी कॉलेज मांगेगी उतने उतने पैसे आपको डिसबर्स होगा। आप एक बार चाहेंगे कि अगर 50 लाख की फी है आईआईएम की, आप चाहेंगे मेरे तुरंत तुरंत 40 लाख रुपए पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए, नहीं होगा। वो कैसे होगा, अगर 50 लाख की टोटल 2 साल की फी है, पहले साल अगर उनकी 25 लाख की फी हुई, तो उस 25 लाख में जो मार्जिन है जिस पे सैंक्शन होगा, ये सारी वर्ड मैं आगे बताऊंगा मार्जिन क्या होती है, अभी तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की चीजें हैं। तो वो मार्जिन रखते हुए मैं उतना ही अमाउंट डिसबर्स करूंगा। उसके बाद क्या चाहिए, और अगर कोई क्रेडेंशियल मांगती है बैंक, अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो वीजा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, अगर वीजा नहीं लगी है तो जो आपका वीजा लगेगी तो उसके बाद उसकी कॉपी दे दीजिएगा। और आप अगर फॉरेन जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, उस टेस्ट का रिजल्ट आप दे दीजिए। और एक सर्टेन अगर अमाउंट से ज्यादा है अगर आपका एजुकेशन लोन, तो उस पे मॉर्गेज करनी पड़ती है प्रॉपर्टी एज ए कोलेट्रल। ये बैंक टू बैंक और स्कीम टू स्कीम डिफर करता है। जैसे मान लीजिए कुछ बैंक क्या करती है, अगर आपका एडमिशन आईआईएम में हो गया है, वो कोई मॉर्गेज नहीं मांगती, आपको चाहे 20 लाख का लोन चाहिए, 25 लाख का लोन चाहिए, 50 लाख का लोन चाहिए, वो कोलेट्रल फ्री होती है। बट मान लीजिए मेरी जो एडमिशन है वो किसी एक साधारण कॉलेज में हुई है एमबीए में, और मैं अगर अपना एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करता हूँ और वो एजुकेशन लोन मान लीजिए कि अगर 25 लाख की है, तो बैंक बोलेगी कि 25 लाख के वैल्यू का कोई कोलेट्रल मेरे पास रखो। तो अगर कोई कोलेट्रल या प्रॉपर्टी आपसे मांगती है और आपके पास है, तो वो जो मॉर्गेज के में जो हमने डॉक्यूमेंट बोले थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा बैंक में देने पड़ेंगे। आई होप कि रिटेल लोन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे मेजर, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, बट जो मेजर डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको क्लियर है। तो मिलता हूँ फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।